नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विधिलॉजी पर। आज हम बात करने वाले हैं प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट के सेकंड पार्ट के बारे में। इसका जो पहला वाला पार्ट था उसमें हमने इसका मीनिंग समझा, उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पर्पज़ से वह सारी चीज़ें देखी, चाहे वो डेफिनेशंस हो, जिसके जैसे कि वो डेफिनेशंस में कौन से जो प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं और आखिर किस तरीके से पूछे गए हैं। उसके बाद हमने देखा कि इसके अंदर कौन सी जो टेक्नोलॉजी है जिसको बैन किया गया है ऐसे परीक्षण यानी कि ऐसे टेस्ट करने से जो कि डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स के लिए यूज़ होते हों, यानी कि मेल चाइल्ड या फीमेल चाइल्ड जो गर्भावस्था से पूर्व जो किया जाता है वह भी और प्रसव से पूर्व जो किया जाता है, इन दोनों ही जो टेक्निक्स है इन दोनों के ऊपर जो है बैन लगाया गया है। तो ये सारी चीज़ें हमने इसके पहले वाले पार्ट में डिस्कस की थी और इन चीज़ों के ऊपर रोक लगाने के लिए या इन चीज़ों का जो है सर्वे करके इनके ऊपर नियम बनाने के लिए जो केंद्र सरकार सुपरवाइजरी बोर्ड बनाएगी यानी कि सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड, उसके बारे में हमने देखा। राज्य सरकार के द्वारा जो बोर्ड बनाया जाएगा उसमें हमने देखा कि कौन से मेंबर्स होंगे और जो मेंबर्स होंगे वह कौन एक्स ऑफिशियो यानी कि पदेन सदस्य होंगे या फिर उनको नियुक्त या निर्वाचित किया जाएगा, और जो नियुक्त और निर्वाचित होंगे उनकी पदावधि यानी कि टर्म क्या होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी और उसके साथ साथ वहाँ से क्या पूछा जा सकता है ये सारी चीज़ें हमने आपको पिछले वीडियो में बताई थी। अब इसका जो आगे वाला पार्ट है जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं उसके अंदर हम देखेंगे कि जो इस अधिनियम यानी कि इस एक्ट के अंदर जो प्रोविजंस बनाए गए हैं, यदि कोई उसका उल्लंघन करता है यानी कि उसका कॉन्ट्रावेंशन करता है तो उसके लिए क्या जो है पनिशमेंट दिया जा सकेगा, वो सारी चीज़ें जो हैं आज सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ 2 या 3 ऐसे सेक्शंस हैं जिससे जो है यहाँ पर इस एग्ज़ाम के अंदर चाहे वो MPDLO हो या MPADPO हो, दोनों ही एग्ज़ाम के अंदर जो है यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक आप ज़रूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 17 एप्रोप्रिएट अथॉरिटी एंड एडवाइजरी कमेटी, समुचित प्राधिकारी और सलाहकार समिति। इस सेक्शन के अंदर यह बताया गया है कि समुचित प्राधिकारी कौन होंगे, उनको कौन नियुक्त करेगा। इसके साथ ही उन लोगों के लिए यानी कि जो समुचित प्राधिकारी हैं उनके लिए जो सलाहकार समिति बनाई जाएगी वो किसके द्वारा बनाई जाएगी और उसके अंदर कौन मेंबर्स होंगे। सबसे पहले देखते हैं कि जो केंद्र सरकार है वह किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए यानी कि जो यूनियन टेरिटरी है उसके लिए एक या अधिक समुचित प्राधिकारी नियुक्त कर सकेगी, और राज्य सरकार जो है राज्य के लिए या राज्य के किसी भाग के लिए एक या अधिक समुचित प्राधिकारी यानी कि एप्रोप्रिएट अथॉरिटी जो है नियुक्त कर सकेगी। तो ये दोनों के लिए यहाँ पर अलग अलग प्रोविजंस किए गए हैं। अब समुचित अधिकारी जो होंगे या जो समुचित अधिकारी हैं उसके अंदर कौन कौन सदस्य होंगे यानी कि किन मेंबर से बनकर जो है समुचित अथॉरिटी जो है वो बनेगी। तो उसके अंदर जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे जॉइंट डायरेक्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के जो विभाग के जो डायरेक्टर हैं, संयुक्त निदेशक हैं, वह इसके अध्यक्ष होंगे। दूसरा एमिनेंट यानी कि विख्यात वुमन रिप्रेजेंटिंग वुमेंस ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसी महिला संगठन को रिप्रेजेंट करने वाली कोई विख्यात महिला जो है वह इसके अंदर एक मेंबर होंगी, और इसके साथ साथ एक मेंबर जो राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का जो लॉ डिपार्टमेंट है यानी कि विधिक विभाग है उसका जो रिप्रेजेंट करने का जो एक अधिकारी होगा वो इसके अंदर मेंबर होगा। तो इन 3 मेंबर से मिलकर जो है ये समुचित अधिकारी जो हैं ये बनेंगे। और इसके अंदर जो है यदि कोई रिक्ति हो जाती है तो उसे जो है रिक्ति होने की दिनांक से 3 माह के अंदर भर्ती उसमें करनी होगी यानी कि उसे भरा जाना होगा। ये इसके अंदर जो है प्रोविजंस किए गए हैं। अब समुचित प्राधिकारी जो होंगे यानी कि एप्रोप्रिएट अथॉरिटी जो होंगी उनके फंक्शंस क्या होंगे वह भी इसी के अंदर बताए गए हैं। तो यह समुचित प्राधिकारी का जो पद है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इस पूरे एक्ट के अंदर, क्योंकि इसी अधिकारी के पास या प्राधिकारी के पास जो है सारी शक्तियां हैं जो आनुवंशिकी यानी कि जो जेनेटिक लेबोरेटरीज, जेनेटिक क्लिनिक्स या जेनेटिक जो ये काउंसलिंग सेंटर्स हैं इनके लिए जो रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है यानी कि जो रजिस्ट्रेशन इनको दिया जाएगा उसके लिए जो आवेदन है वह समुचित प्राधिकारी को ही इसके अंतर्गत किया जाता है, और वह जो है सलाहकार समिति से यहाँ पर विचार विमर्श कर यह निर्णय लेता है कि जो नियम बनाए गए हैं इस तरीके की यानी कि जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर्स या लेबोरेटरीज़ या जो क्लिनिक्स हैं यदि वो संचालित करना है या उसमें कभी किसी को नियोजित करना है तो उसके लिए जो मानक यानी कि जो स्टैंडर्ड्स और जो रूल्स बने हुए हैं उसको जो आवेदन कर रहा है उसको वो पूरा करता है या नहीं। तो यह सारी चीज़ें वो इसके अंदर जांच करेगा, और उसे जांच करने के बाद जो है इसके अंदर उसको रजिस्ट्रेशन के लिए जो उसका आवेदन है वो एक्सेप्ट करेगा या फिर नामंजूर करेगा। तो ये पूरी ही जो प्रोसेस है वो इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूरा जो अधिकार है वो यहाँ पर एप्रोप्रिएट अथॉरिटी यानी कि समुचित अधिकारी के पास है। अब इसके अंदर बताया गया है कि अनुवांशिकी सलाह केंद्र, अनुवांशिकी प्रयोगशाला या अनुवांशिकी
क्लिनिक के लिए रजिस्ट्रीकरण मंजूर, निलंबित या रद्द करना। तो ये इसका कार्य होगा, ये तीनों ही चीज़ें जो है ये कर सकता है। दूसरा कि जो जेनेटिक लेबोरेटरीज या सेंटर्स या जो क्लिनिक्स हैं उनके लिए स्टैंडर्ड्स लागू करना, यानी कि उनके लिए नियम बनाना। और इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के भंग से, यानी कि अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तब उससे संबंधित परिवादों का अन्वेषण करना और तत्काल कार्रवाई करना। यानी कि यदि कोई लेबोरेटरी या क्लिनिक या जो काउंसलिंग सेंटर है वह इस अधिनियम के अंतर्गत जो बनाए गए नियम है उनका कोई उल्लंघन कर रहा है और ऐसे उल्लंघन का यदि उसके पास कोई परिवाद या कोई आवेदन प्राप्त होता है या वह स्वप्रेरणा से भी जो है जो ऐसे क्लिनिक्स और ऐसे लेबोरेटरीज़ हैं उनके खिलाफ जो है एक्शन ले सकेगा और तत्काल कार्रवाई उनके ऊपर प्रारंभ कर सकेगा। रजिस्ट्रीकरण के आवेदनों पर तथा रजिस्ट्रीकरण के निलंबन या रद्दकरण के शिकायतों पर उपधारा 5 के अधीन गठित सलाहकार समिति यानी कि एडवाइजरी कमेटी की सलाह लेना और उस पर विचार करना। तो जैसे कि हमने अभी आपको इसके बारे में बताया कि जो एडवाइजरी कमेटी होगी वह सरकार के द्वारा गठित की जाएगी और किस पर्पज़ से कि वह जो समुचित अथॉरिटी है यानी कि जो समुचित प्राधिकारी है उनको जो है रद्दकरण यानी कि जो आवेदन आते हैं रजिस्ट्रीकरण से रिलेटेड उसको एक्सेप्ट करना है या उनके ऊपर कोई कार्रवाई करनी है तो उसके लिए जो है सलाह उन्हें दे सके। अब ये जो समिति होगी वह कितने मेंबर्स से मिलकर बनेगी उसके बारे में जो है इसके अंदर प्रोविजंस किए गए हैं, लेकिन वो हमारे लिए हमारे पर्पज़ से जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर फिर भी हम जानना चाहते हैं कि उसके अंदर कौन कौन मेंबर्स होंगे तो उसके अंदर जो है जो स्त्री रोग विशेषज्ञ है और जो बाल विशेषज्ञ है या जो मेडिकल जेनेटिसिस्ट हैं वह जो है इसके अंदर मेंबर्स होंगे और उस कैटेगरी से जो यहाँ पर 3 मेंबर सिलेक्ट किए जाएंगे। एक जो है विधिक सेवा के जो विख्यात व्यक्ति हैं राज्य के अंदर वह इसके अंदर मेंबर होंगे। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर यह कमेटी बनेगी और इसके अंदर जो समाज सेवी हैं यानी कि जो विख्यात समाज सेवी हैं जो जिसके अंदर जो है लगभग 5 में से 1 मेंबर जो है महिला होगी, इन सब से मिलकर जो है यह कमेटी बनेगी। लेकिन यह आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब एज अ जनरल आपको याद रहना चाहिए। सेक्शन 18 अनुवांशिकी सलाह केंद्रों, अनुवांशिकी प्रयोगशालाओं या अनुवांशिकी क्लिनिक का रजिस्ट्रीकरण। अब जैसा कि सेक्शन 17 में हमने आपको बताया कि जो समुचित प्राधिकारी है वो जो है यहाँ पर जेनेटिक लेबोरेटरी या जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर या जेनेटिक क्लिनिक्स जो हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन है जो है वह उसके द्वारा या उसको जो है आवेदन किया जाएगा और उसके द्वारा जो है उस आवेदन को एक्सेप्ट करने के बाद रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तो उसके बारे में जो है सेक्शन 18 में प्रोविजंस किए गए हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो है ऐसे जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर या जेनेटिक लेबोरेटरी या जेनेटिक क्लिनिक जिसके अंतर्गत ऐसे क्लिनिक प्रयोगशाला या केंद्र भी हैं जिनमें अल्ट्रासाउंड मशीन यानी कि जिसमें सोनोग्राफी वगैरह होती है या इमेजिंग मशीन या स्कैनर का कोई अन्य ऐसी जो टेक्नोलॉजी उनके पास है जिससे भ्रूण के लिंग का अवधारण करने यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन का जो कार्य है वह किया जाता है या उसके अंदर वह समर्थ है, ऐसी टेक्नोलॉजी उस क्लिनिक या लेबोरेटरी या काउंसलिंग सेंटर पर है तो वह तब तक नहीं खोलेगा जब तक कि इस अधिनियम के अधीन सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाता। यानी कि जब तक कि उसको इस अधिनियम के द्वारा समुचित प्राधिकारी द्वारा जो है उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कर दिया जाता तब तक वह जो है ऐसा कोई सेंटर नहीं खोलेगा। उपधारा 1 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन समुचित अधिकारी को ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से किया जाएगा और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाए। तो ये जो फीस और जो क्या रीति होगी, कैसे किया जाएगा, ये जो सारी चीज़ें हैं ये जब लास्ट की जो सेक्शंस होते हैं जिसमें नियम बनाने की जो शक्ति होती है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास, तो वो वहाँ पर डिसाइड किए जाते हैं कि इसके लिए क्या फीस निर्धारित की जाए और क्या इसके लिए रीति बनाई जाए। सेक्शन 19 रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र। तो जो जैसा कि सेक्शन 18 के अंदर जो है ये किसी भी तरीके यानी कि जेनेटिक लेबोरेटरी, क्लिनिक्स या फिर जो काउंसलिंग सेंटर्स हैं ये कुछ भी जो है अगर वह कोई व्यक्ति जो है इसे खोलना चाहता है या इनको शुरू करना चाहता है तो उससे पहले जो है उसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन के लिए वो आवेदन करेगा सेक्शन 18 के अंदर। तो जब वो आवेदन करता है तो जो समुचित प्राधिकारी है वह ऐसे आवेदन को की जांच करेगा, उसका विश्लेषण करेगा और ऐसे आवेदन पर जो है सलाहकार समिति जो है उससे एडवाइस ले सकेगा और ऐसी एडवाइस के बाद यदि उसे लगता है कि यह जो आवेदन है यह जो इस अधिनियम के अंतर्गत जो नियम जो मानक तैयार किए गए हैं ऐसे जो है केंद्र खोलने के लिए तो उसको सबको पूरा करता है तब तो वो उसके लिए जो है मंजूरी दे देगा रजिस्ट्रेशन की। और यदि अगर उसे लगता है कि ये जो शर्तें हैं वो पूरी नहीं करता तो उसे नामंजूर कर देगा। सेक्शन 20 रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण या निलंबन यानी कि सस्पेंशन या उसका जो है रद्दकरण। यदि अनुवांशिकी सलाह केंद्र, अनुवांशिकी प्रयोगशाला या अनुवांशिकी क्लिनिक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात और सलाहकार समिति की सलाह को ध्यान में रखते हुए समुचित प्राधिकारी यानी कि जो
एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है का यह समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम या नियमों के उपबंधों में से किसी को भंग किया गया है, तो वह किसी दंडिक कार्यवाही पर जो वह ऐसे केंद्र, प्रयोगशाला या क्लिनिक के विरुद्ध कर सकेगा, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यथास्थिति उसके रजिस्ट्रीकरण को ऐसी अवधि के लिए जो वह उचित समझे निलंबित कर सकेगा या उसके रजिस्ट्रेशन को रद्द कर सकेगा। यानी कि अगर जो इसके अंदर नियम बनाए गए हैं कि जो भ्रूण लिंग परीक्षण है उसको रद्द किया गया है, या जो सेक्शन 4 के अंदर जो बताया गया है कि सिर्फ ये जो टेस्ट हैं यानी कि जो परीक्षण है सिर्फ यही जो है अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा किए जा सकेंगे, अदर कोई जो परीक्षण है वो नहीं किया जाएगा। तो यदि कोई व्यक्ति जो है यानी कि जो केंद्र जो है वह इस तरीके का कोई उल्लंघन करता है और उसके बारे में जो है समुचित प्राधिकारी को आवेदन या परिवाद किया जाता है, तब वह जो है उसके जो रजिस्ट्रेशन है उसको रद्द कर सकेगा या उसको निलंबन कर सकेगा। सेक्शन 21, अब जो यहाँ पर निलंबन या रजिस्ट्रेशन का जो निलंबन या रद्द किया जाता है उसके लिए जो अपील है वो सेक्शन 21 में बताई गई है। तो समुचित प्राधिकारी यानी कि एप्रोप्रिएट अथॉरिटी द्वारा धारा 20 के अधीन पारित रजिस्ट्रीकरण के निलंबन या रद्दकरण के आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर ऐसे आदेश के विरुद्ध विहित रीति से वहाँ यानी कि जहाँ वह अपील केंद्रीय समुचित प्राधिकारी के द्वारा की गई है, यानी कि दो तरीके की, यानी कि अगर केंद्रीय जो समुचित प्राधिकारी है यदि उसने ऐसा आदेश दिया है कि उसका जो रजिस्ट्रेशन है वह रद्द कर दिया जाए, तब ऐसी स्थिति में जो अपील होगी वह केंद्र सरकार को होगी, और यदि राज्य सरकार के समुचित प्राधिकारी ने ऐसा आदेश दिया है तो वह अपील जो है राज्य सरकार को होगी। बस यही यहाँ पर हमें याद रखना है। इसकी जो टाइम लिमिट है वो 30 डेज है। सेक्शन 22, गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व लिंग अवधारण संबंधी विज्ञापन का प्रतिषेध और उसके उल्लंघन के लिए दंड। इसके अंदर ये बताया गया है कि कोई भी संस्थान या कोई भी जो लेबोरेटरी या क्लिनिक या जो काउंसलिंग सेंटर है वह इस किसी भी तरीके का ऐसा एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे जिससे कि जो गर्भधारण पूर्व यानी कि प्री कंसेप्शन या जो है प्री नेटल डायग्नोस्टिक के द्वारा जो है डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स उनके द्वारा किया जाता है, यानी कि लिंग चयन का जो है उनके द्वारा कार्य किया जाता है, ऐसा कोई भी विज्ञापन उनके द्वारा नहीं किया जाएगा। और अगर ऐसा उल्लंघन वो इसका करते हैं तो उसके लिए जो यहाँ पर पनिशमेंट इस सेक्शन में बताया गया है। तो इसके अंदर बोला गया है कि जो कोई भी ऐसा विज्ञापन करेगा उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जा सकेगी, और ऐसे कारावास से जो कि 3 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से जो 10,000 रुपये तक का हो सकेगा दंडित किया जा सकेगा। सेक्शन 23, अपराध और शास्तियाँ, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। कोई चिकित्सा आनुवंशिकी विज्ञ यानी कि मेडिकल जेनेटिसिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट या रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी यानी कि रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर है, या कोई व्यक्ति जो आनुवंशिकी सलाह केंद्र, आनुवंशिकी प्रयोगशाला या आनुवंशिकी क्लिनिक का स्वामी है यानी कि उसका ऑनर है, या फिर उसके अंतर्गत जो है वह नियोजित है यानी कि उसके अंदर कार्य कर रहा है, या अपनी वृत्ति या तकनीक सेवाएं दे रहा है यानी कि टेक्नोलॉजी कल जो सेवाएं हैं वह उसके अंदर जैसे सोनोग्राफी मशीन को ऑपरेट करना है या कोई अन्य सेवा जो होती है वह अगर वहाँ पर दे रहा है, तब ऐसे केंद्र, प्रयोगशाला या क्लिनिक को चाहे वे अवैतनिक आधार पर ही क्यों नहीं दे रहा हो, यानी कि अगर उसके बदले उसे कोई पेमेंट नहीं मिल रहा हो और वह अवैतनिक यानी कि बिना पेमेंट के वहाँ पर काम कर रहा है, तब इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों का यदि वह उल्लंघन करता है तब कारावास से जो कि 3 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से जो कि 10,000 रुपये तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा। तो यह प्रथम दोष सिद्धि पर। यदि वह इसके पश्चात इस तरीके का अपराध फिर करता है तो ऐसी स्थिति में कारावास जो कि 5 वर्ष तक का होगा और जुर्माना जो कि 50,000 रुपये तक का हो सकेगा। कोई व्यक्ति जो धारा 4 की उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए किसी गर्भवती स्त्री पर लिंग चयन के लिए या प्रसव पूर्व निदान तकनीक का उपयोग करने के लिए सहायता लेगा वह कारावास है। तो यहाँ ये बताया गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति जो है किसी जेनेटिक लेबोरेटरी, जेनेटिक क्लिनिक्स या जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर या जो ऐसे केंद्र हैं जहाँ पर अल्ट्रासोनोग्राफी वगैरह जो टेक्निक्स हैं वह यूज़ होती हैं, यदि उनसे जो है सहायता लेगा और जो धारा 4 के अंतर्गत जो इसके अंदर छूट दी गई है जांचों की यानी कि जो परीक्षण उसके अंदर छूट के अंतर्गत आते हैं उनको छोड़कर जो है लिंग परीक्षण करने के लिए उनकी सहायता लेगा, तब ऐसी स्थिति में ऐसा व्यक्ति जो है वह ऐसे कारावास से दंडित किया जाएगा जो कि 3 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से जो 50,000 रुपये तक का हो सकेगा। और यदि वह इसके प्रथम दोष सिद्धि के बाद पश्चातवर्ती अगर दोष सिद्ध होता है तब जो कारावास है वो 5 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना जो कि 1 लाख रुपये तक का हो सकेगा। सेक्शन 24, प्रसव पूर्व निदान तकनीकों के संचालन के दिशा में उपधारणा, यानी कि क्या प्रज्यूम किया जाएगा यदि कोई जो है प्रसव पूर्व यानी कि प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक यदि कोई संचालन कर रहा है तब उसके लिए क्या उपधारणा की जाएगी।
तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी कि एविडेंस एक्ट 1872 में किसी बात के होते हुए भी न्यायालय जो है जब तक प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता या उपधारणा करेगा कि गर्भवती स्त्री प्रसव पूर्व निदान तकनीक का धारा 4 की उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोग कराने के लिए यथास्थिति उसके पति या किसी अन्य नातेदार द्वारा विवश की गई थी, ये हमें यहाँ पर याद रखना है। और ऐसा व्यक्ति धारा 23 की उपधारा 3 के अधीन अपराध के दुष्प्रेरण के लिए दायी होगा और उस धारा के अधीन निर्दिष्ट अपराध के लिए दंडनीय होगा। जो कि अभी पिछले सेक्शन में उन्होंने देखा कि यदि वह इनकी सहायता लेके जो है लिंग परीक्षण कराता है तो उसको जो है वहाँ पर दंडित किया जा सकेगा। तो वही व्यक्ति के बारे में जो सेक्शन 24 में बताया गया है। सेक्शन 25 अधिनियम या नियमों के उन उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति जिनके लिए किसी विनिर्दिष्ट दंड का उपबंध नहीं किया गया है। इसके अंदर बताया गया है कि जो भी ऑफेंसेस हैं जिनके लिए इसके अंदर प्रोविजंस कर दिए गए हैं इस एक्ट के अंदर और उसके लिए पनिशमेंट भी बता दी गई है, लेकिन अगर कुछ ऐसे उल्लंघन हैं जिसके लिए पनिशमेंट इस एक्ट के अंदर नहीं बताई गई है तो ऐसे जो ऑफेंसेस होंगे यानी कि जो अपराध होंगे उनके लिए जो दंड होगा वह सेक्शन 25 में बताया है। तो जो कोई इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उन उपबंधों का उल्लंघन करेगा जिनके लिए इस अधिनियम में अन्य किसी शास्ति यानी कि पेनल्टी का उपबंध नहीं है, वह कारावास से जो कि 3 महीने तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जो पूछी जा सकती है कि यह अगर यही अपराध जो है जो उल्लंघन है यदि वह जारी रखता है तब जब वो प्रथम बार दोष सिद्ध किया गया उस तारीख से यदि वह कंटिन्यू है ऐसे अपराध का उल्लंघन कर रहा है तब पर डे जो है उसके ऊपर जो जुर्माना लगाया है उसके अतिरिक्त 500 रुपये पर डे जो है उसके ऊपर जो है यहाँ पर जुर्माना लगाया जा सकेगा। सेक्शन 27 अपराधों का संज्ञेय, अजमानतीय और अशमनीय होना यानी कि इस अधिनियम के अंतर्गत जो अपराध होंगे वह कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल होंगे। सेक्शन 28 अपराधों का संज्ञान कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान संबंधित समुचित प्राधिकारी द्वारा अथवा यथास्थिति केंद्र सरकार या राज्य सरकार या समुचित प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा या ऐसा व्यक्ति, अब यहाँ व्यक्ति से तात्पर्य है कोई संगठन, सामाजिक संगठन जो होते हैं उसका जो तात्पर्य है वह यहाँ पर व्यक्ति से, अन्य कोई व्यक्ति यहाँ पर जो है नहीं समझा जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति द्वारा जिसने अभिगतित अपराध की और न्यायालय में परिवाद करने के यानी कि कंप्लेंट करने के अपने आशय की कम से कम 15 दिन की सूचना विहित रीति से समुचित प्राधिकारी को दी है, तब जो है न्यायालय जो है इन दोनों जो 2 व्यक्ति यहाँ बताए गए हैं खंड क और खंड ख के अंदर, यही जो 2 व्यक्ति हैं इनके परिवाद यानी इनकी कंप्लेंट पर जो है न्यायालय यहाँ पर संज्ञान लेगा। अब वो कौन से न्यायालय संज्ञान लेंगे तो महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा। ये हमें यहाँ पर याद रखना है कि कौन से न्यायालय जो है इसके अंदर अपराध का दंडनीय जो अपराध हैं उसका विचारण करेंगे, तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जेएमएफसी। सेक्शन 29 अभिलेख का रखा जाना इस अधिनियम और नियमों के अधीन रखे जाने के लिए अपेक्षित सभी अभिलेखों, चार्टों, प्रारूपों, रिपोर्टों, सहमति पत्रों तथा अन्य सभी दस्तावेजों का 2 वर्ष की अवधि तक या ऐसी अवधि तक जो विहित की जाए परीक्षण किया जाएगा। इसके अंदर हमें ये बात याद रखना है दोस्तों कि यह जो क्वेश्चन है ये MPDLO में पूछा जा चुका है कि अभिलेखों को कितने समय तक जो है रखा जाता है, तो 2 वर्षों तक जो है अभिलेखों को रखा जाता है यानी कि जो रिकॉर्ड्स हैं उनको रखा जाता है। ये हमें याद रखना है क्योंकि ये पूछा जा चुका है। सेक्शन 30 तलाशी लेने और अभिलेखों आदि के अभिग्रहण करने की शक्ति, तो ये जो तलाशी लेने और अभिग्रहण की शक्ति होगी ये समुचित प्राधिकारी को होगी। यदि उसको विश्वास करने का कारण है कि कहीं पर जो है इस अधिनियम का उल्लंघन हो रहा है तो वो वहाँ पर तलाशी ले सकेगा, और अगर उसको ऐसी तलाशी के दौरान ऐसे कोई एविडेंस मिलते हैं जिससे ये लगता है कि यहाँ पर कोई उल्लंघन हो रहा था तो ऐसे बुक्स या रिकॉर्ड्स को परीक्षण कर सकेगा और उन्हें जब्त भी कर सकेगा। यही सेक्शन 30 के अंदर प्रोविजंस किए गए हैं। इसके बाद वाले जो सेक्शन है दोस्तों 4 सेक्शन इसके 31, 32, 33 और 34, उसमें जो है सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण बताया गया है, नियम बनाने की शक्ति बताई गई है और जो नियम बनाए जाते हैं उनको संसद के प्रत्येक पटल पर रखने की व्यवस्था बताई गई है। तो वह हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आप सिर्फ ऐसे ही रीड कर सकते हैं। तो यह जो एक्ट है ये यहाँ कंप्लीट हो गया है। इसका जो MCQ वीडियो है वो भी हम जल्द लेकर आएंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। जो नेक्स्ट जो एक्ट हम शुरू करने वाले हैं उसका वीडियो भी हम जल्दी लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।